अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुबीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीक मैंने वीकली करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 1 से 7 सितंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कवर किया था। दोस्तों, इस वीक का जो यानी 8 से 14 सितंबर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये जो वीडियो है वो कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज खुद मैंने चुने हैं और मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि कई लोगों का कहना था कि सर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लाइए, तो यहाँ पे मैं एक कोट इंक्लूड किया हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। अगर आप खुद को अपने आप को बहुत कमज़ोर और निर्बल मान रहे हो तो आप वैसे ही निर्बल बनते चले जाओगे, और अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सबल मान रहे हो तो आप सबल बनते चले जाओगे। दोस्तों, ये कोड जो है वो अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ या रिजल्ट आया हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया, तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर हम कुछ दिन पढ़ाई बंद कर देते हैं और नेगेटिविटी से भर जाते हैं और दुखी से रहते हैं। तो हम उस समय अपने आप को निर्बल मान रहे होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है वो, अगर हमारा पेपर अच्छा जाता है, या कभी भी आपने देखा होगा कि किसी क्लास में अगर आपने कोई अच्छा मार्क्स अटेंड किया होगा या टॉपर रहे होंगे या किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत एकदम चरम लेवल पे चला जाता है और आपको लगता है कि आप सब कुछ कर लोगे। तो विवेकानंद जी कहते हैं ये दोनों ही मना स्थितियाँ हमारे मन के अंदर की है। अगर हम अपने आप को कमज़ोर मानेंगे तो हम वैसा ही बनते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डिमोटिवेट रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम वैसे ही कमज़ोर बनते बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को सबल मानते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और हम पढ़ाई करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी आती है, तो हम और पढ़ते पढ़ते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए एक छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और ये बताता है कि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग का कितना ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, अब हम सीरीज करते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है कि जो सतकोशिका टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है। दोस्तों, सतकोशिका टाइगर रिजर्व जो है, ये सतकोशिका टाइगर रिजर्व अभी करंट अफेयर में था, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये जो है हमारा, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारा है उड़ीसा में है। तो सतकोशिका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे मैप इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है सतकोशिका टाइगर रिजर्व की इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इट इज़ इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर क्या है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो हाँ, सतकोशिका टाइगर रिजर्व जो है हमारा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, रिसेंटली 12 फीट हाई स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड अलॉन्ग विद गांधी वाटिका। तो ये पूछ रहा कि किस सिटी में ये जो है वो इनॉग्रेट किया गया। तो हमें पता है कि ये जो है अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में था, ये जो गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है ये जो है वो नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या है, वो करेक्ट आंसर है। तो नई दिल्ली इज़ द सिटी जहाँ पे गांधी वाटिका के महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा इनॉग्रेट किया गया। उसके बाद है कि MQ-9B predator drone that was in news recently was developed by which country।
दोस्तों ये जो प्रेडेटर ड्रोन है ये बहुत ही आक्रामक माना जाता है और रिसेंटली इसको जो है वो यूएसए ने डेवलप किया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। तो MQ-98 प्रेडेटर ड्रोन रिसेंटली किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कि लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर यानी LRO वाज लॉन्च बाय व्हिच एजेंसी। तो लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर जो है वो किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? दोस्तों ये अभी नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो नासा चूँकि अभी देखा हम जैसे इंडिया में चंद्रयान लॉन्च हुआ, उससे पहले उसी के समय रसिया ने भी अपना लूना मिशन लॉन्च किया था, लूना 25, तो वो भी फेल हुआ। तो अभी हाल ही में लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर जो है, यानी जो लूनार यानी जो चंद्रमा का ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। तो चंद्रमा का जो चक्कर लगाने के लिए अभी लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है हमारा जो इसरो है, नासा ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, यानी जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसके द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रैंकिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है? देखो दोस्तों, ये हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, काउंसिल बना हुआ है जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कहते हैं, जो क्या करता है कि जो अलग अलग बिल्डिंगें होती हैं वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इफेक्टिव होती हैं उसके आधार पर उनकी ग्रीन रेटिंग की जाती है। तो अभी एक रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन मिला है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है ये है हमारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन मिला हुआ है, अभी हाल ही में दिया है। किसने दिया है? ये दिया है इसने ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। ठीक है, प्लेटिनम की कैटेगरी यानी हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि व्हिच वाज द 80th ईस्ट एशिया समिट एंड 12th एशिया समिट वेयर। तो 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये हमें पता होगा कि ये जो है इस बार इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। तो इंडोनेशिया में 18वां पूर्वी एशिया यानी 80th ईस्ट एशिया समिट और 20th एशियन इंडिया समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ। अब हमें एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इस बार जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित हुआ ये कौन सा नंबर का था, मतलब किस नंबर का? तो इट वाज 20th था। ठीक है, और ईस्ट एशिया समिट कौन था? 80th था। ठीक है, उसके बाद है कि 26वें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन, यानी जो टेबल टेनिस चैंपियन होता है एशिया का, उसका जो 26वां वर्जन अभी 2003 में हुआ था, तो उसमें पूछा है कि भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता। तो भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों भारतीय टीम ने जो है वो इस बार ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय टीम ने इस बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य यानी ब्रॉन्ज पदक जीता है। किसमें? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक है, उसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की है, यानी व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। दोस्तों कामधेनु हम जानते हैं कि गाय को कहा जाता है, तो उसके लिए एक बीमा लॉन्च किया गया है। ये पूछ रहा है कि किस स्टेट ने शुरू किया है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इमेज इंक्लूड किया है वहाँ से भी देख सकते हैं कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं और इन्होंने क्या किया है? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो यानी जो राजस्थान है, राजस्थान ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू किया है। उसके बाद है कि G20 इंडिया ऐप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से G20 से संबंधित जानकारी
कितनी भाषाओं में प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों अभी इंडिया चूँकि इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा था और ये G20 की 80th मीटिंग थी। हमें ये भी पता होना चाहिए G20 की कौन सी मीटिंग थी, 18वीं मीटिंग थी। तो G20 के चूँकि समिट जो हैं अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए और अलग अलग टाइप के उसमें मीटिंग होती रहती है। तो इन सब इन सब के बारे में जानकारी जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया गया। तो ये पूछ रहा है कि और ये जो है ये जो ऐप है वो कितनी भाषाओं में जानकारी देगा। तो दोस्तों जो G20 ऐप है ये हमारा 10 भाषाओं में जानकारी देगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, G20 ऐप से जो है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा अभी हाल ही में G20 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ। तो दोस्तों उस ऐप का नाम क्या है, G20 इंडिया ऐप है। वो ऑप्शन में दे देगा Indy20 ऐप, G20 एंड भारत 20, ऐसे कई सारे ऑप्शन देके कंफ्यूज करेगा। पर हमें पता होना चाहिए कि G20 इंडिया ऐप है, 10 भाषाओं में G20 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद है कि प्रसिद्ध प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया। प्रसिद्ध प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दिया नीति आयोग के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा या संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने अभी इसको लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10th का, तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, यानी इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नमन क्या लिखा है, द नेशनल स्कीम फॉर फ्री सीमेंट टू द फैमिली ऑफ मार्टियर्स इन एसोसिएशन विथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड एंड टू एग्जीक्यूटेड बाय राज्य सैनिक बोर्ड्स। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट नमन है, नमन क्या है, नमन का काम क्या है, नमन जो है वो एक नेशनल स्कीम है जो मार्टियर्स है उनको फ्री सीमेंट, उनकी फैमिली को फ्री सीमेंट देने की। ठीक है, जो उनको क्रिमेटेड किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेयर विल इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन इस बार कहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों इस बार ये जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन इस बार कहाँ पे किया जा रहा है, इस बार किया जा रहा है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में एक एग्जीबिशन होता है और जो अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में कई सारे जो शोकेस हैं वो दिखाए जाते हैं, लोग अपनी अपनी क्षमताएं दिखाते हैं। उसके बाद है कि हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर, यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होती है उसकी जो गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हुआ था, अभी न्यूज़ में आया था। तो वो किस भारतीय परिवार से थी, यानी वो किस, दोस्तों जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो कई घरानों में बटा हुआ है। घरानों का मतलब ये होता है जैसे बनारस घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, भोपाल घराना। तो हर टाइप का जो घराना है उसका थोड़ा सा उनके जो क्लासिकल संगीत होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। ठीक है, और उन्हीं के खानदान से ही अलग अलग पीढ़ियाँ जो आके उस घराने को आगे बढ़ाती हैं। तो अभी जो मालिनी राजूरकर जी का निधन हुआ था, ये पूछ रहा है ये कि क्लासिकल म्यूजिक के किस घराने से संबंधित थी। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराना से मालिनी राजूरकर जी संबंधित थी। इनका जो इमेज है यहाँ पे दिखाया गया है, मिसेज मालिनी राजूरकर क्लासिकल वोकल सिंगर थी। ठीक है, उसके बाद है कि 48th जो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें कितनी भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, यानी हाउ मैनी इंडियन फिल्म्स विल बी स्क्रीन ऑफ द 40th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इंडिया की इसमें जो है वो 6 फिल्में को दिखाया जाएगा। ठीक है,
तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 6 फिल्मों को दिखाया जाएगा। उसके बाद है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किस खेल से है। अभी ये न्यूज़ में थी जब ये इन्होंने अवार्ड जीता था। तो जो हिमा दास जी हैं ये हमारे असम से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, और इनका संबंध जो है वो किस खेल से है। तो दोस्तों ये क्या है, रनिंग से रिलेटेड है, और हम यहाँ पे इमेज भी इनका देख सकते हैं कि सी इज रनिंग। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किससे है, ये दौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड टूर्नामेंट, जो महिला वाला है, पुरुष वाला नहीं, तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड टूर्नामेंट। दोस्तों टाटा स्टील हर साल जो है वो इंडिया में शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करवाता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो फीमेल वाला वर्जन जो है इस बार किसने जीता है, तो इस बार जो है वो दिव्या देशमुख जी ने जीता है। तो टाटा स्टील चेस इंडिया जो चैंपियनशिप है, दिव्या देशमुख जी ने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे दिव्या देशमुख जी का इमेज है। फिर है कि बेस के विकास के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग का लक्ष्य 4000 मेगावाट बेस परियोजनाएं उत्पन्न करना है। तो ये इसका टाइमलाइन क्या है, द वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेस एम्स टू जनरेट 4000 मेगावाट ऑफ बेस प्रोजेक्ट बाई कब तक की करना है, यानी जो हमारा बेस का है उसको जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग। दोस्तों वाइबिलिटी गैप फंडिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट में सपोज करो वो प्रोजेक्ट वायबल होता है लेकिन उसमें फ़ंड की कमी होती है, तो उसकी वाइबिलिटी को देख के उसमें कुछ फंडिंग किया जाता है। तो जो BESS वाला है जो कि 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो इसका पूछ रहा है कि ये कब तक जो है इसको जनरेट करना है। तो दोस्तों इसको जो है वो 30-31 तक का समय दिया गया है कि 30-31, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है कि वाइबिलिटी जो बेस एम है 4000 मेगावाट बेस प्रोजेक्ट के द्वारा वो कब तक जनरेट करेगा, ये 2030-2031 तक। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है इसमें, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर न्यूज़ में आया था तो ये पीआईबी पे भी मेंशन है। उसके बाद है कि कैबिनेट ने रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी। किन राज्यों में औद्योगिक विकास परियोजनाएं 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए मिले हैं अभी हाल ही में। द कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर एप्लीकेशन ऑफ ₹1164 करोड़ फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। दोस्तों इंडिया में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम चलती है जिसकी जो 2017 में लॉन्च हुई थी, जो अलग अलग स्टेट में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो कैबिनेट ने इस स्कीम के लिए अभी जो है 1164 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये किन राज्यों में आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो हमारे 2 हिली स्टेट हैं, इनमें जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए जो है कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, 1164 करोड़। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। दोस्तों ये हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 2017 में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि Which institution launched face authentication system at the Global FinTech Festival? अभी जो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था उसमें फेस रिकॉग्निशन या फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया था हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार प्रोजेक्ट है, आधार जो हम लोग आधार जो बनवाते हैं उसको बनाने वाले इंस्टीट्यूशन UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा शहर वन सन वन वर्ड वन ग्रिड यानी OS वन सन OG वन वर्ड OG वन ग्रिड सम्मेलन के लिए ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन का मेज़बान है,
यानी विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द ट्रांसलेशनल ग्रिड। ट्रांसलेशनल ग्रिड इंटरेक्शन मतलब क्या, विभिन्न, जैसे हमारे के यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्रिड होते हैं किसी एक देश में होते हैं और उस देश के उस पूरे देश में जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, लेकिन जो ट्रांसलेशनल ग्रिड कनेक्शन होता है वो अलग अलग देशों के बीच में ग्रिड का काम करता है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के लिए एक ग्रिड का काम करे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसको कौन सा सिटी जो है इसके लिए इसको होस्ट किया है कि वन सन वर्ल्ड वाइड वन ग्रिड के कॉन्फ्रेंस को। तो ये जो है वो किसने होस्ट किया है, नई दिल्ली ने होस्ट किया है। ये हमें वैसे ही पता है कि न्यू दिल्ली की जो एक्चुअल मीटिंग थी वो G20 की जो एक्चुअल मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई और इसी प्लेटफॉर्म पर मोदी जी ने क्या लॉन्च किया, ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मतलब क्या है कि जो सोलर लाइट हमारे अलग अलग देशों में आती है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना और उस इलेक्ट्रिसिटी को पूरे देशों में जो अलग अलग देश हैं उनमें सप्लाई करना है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने ही प्रमोट किया था। तो ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरेक्शन कहाँ पे आयोजित हुआ, न्यू दिल्ली में। उसके बाद है कि द 80th G20 समिट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया, व्हाट इज इस थीम। दोस्तों G20 के बारे में तो क्वेश्चन आना ही आना है। अभी जो G20 का समिट, जो फाइनल समिट जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था 8 से 11 के बीच में, तो ये पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी। तो दोस्तों इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इसकी जो थीम है वो है हमारा कि जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो हमारे उपनिषदों में बात की गई है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब यानी परिवार है। द होल वर्ल्ड इज फैमिली, पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो इस थीम के साथ G20 का सम्मेलन जो है भारत में किया गया, भारत अध्यक्षता कर रहा है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये G20 का 80th समिट था। ये G20 का कौन सा समिट है दोस्तों, ये G20 का 18वां समिट है। ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि ये G20 का 18th समिट है। इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व ही परिवार है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में 8 से 11 के बीच में आयोजित हुआ है। उसके बाद है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख की से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा। तो विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन इन क्लीन एयर सर्वे। तो ये बार बार वही सिटी रहता है और इसका नाम क्या है, इंदौर। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होता है इसमें शहरों को सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाला, 1 से 10 लाख के बीच आबादी वाला, 1 लाख से कम आबादी वाला। तो जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्लीन एयर कहाँ पे है, तो दोस्तों ये कहाँ पे है, इंदौर। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इंदौर मतलब इसको हम इंडोर से रिलेट कर सकते हैं। इंडोर का मतलब क्या होता है, अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है, यानी घर के अंदर का पॉल्यूशन कैसा है, इंडोर। ठीक है, तो ये इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि Who has been awarded the लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिनटेक का मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो कोई भी अगर स्टार्टअप फाइनेंशियल मैटर को देखता है तो उसको फिनटेक कहा जाता है। तो लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इस बार किसको मिला हुआ है, तो इस बार मिला है अदीब अहमद जी को। तो लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार से अदीब अहमद जी को सम्मानित किया गया है। अदीब अहमद, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदीब अहमद, और यहाँ पे अदीब अहमद जी का फ़ोटो है। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 के इनको सम्मानित किया गया अदीब अहमद जी को। उसके बाद है कि मून स्नाइपर इज़ द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। दोस्तों आप देख रहे हो कि मून मिशन लॉन्च करने का एक सा होड़ सा लगा हुआ है जब से इंडिया ने अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। ठीक है, तो अभी लूना लॉन्च हुआ, चंद्रयान लॉन्च हुआ, उसके बाद अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड पे कि लूनार रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर नासा ने लॉन्च किया। तो मून स्नाइपर जो मिशन है ये किस कंट्री का मिशन है जो मून पे भेजा जाएगा, तो दोस्तों ये जो है वो जापान का मिशन है। तो जापान जो है वो मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा पे भेजने वाला है। ठीक है, उसके बाद है कि
विच स्टेट्स सालेम सागो हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जीआई टैग। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के सेलम साबूदाना को, दोस्तों साबूदाना की इंग्लिश सागो होती है, तो सेलम साबूदाना को जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य का है? तो दोस्तों यह जो है वो तमिलनाडु राज्य का है। वैसे भी सालेम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा सालेम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो वहीं से आप समझ पाएंगे कि सेलम का साबूदाना है, सेलम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ही साबूदाना पॉपुलर है और उसको जीआई टैग मिला है। ये जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो दोस्तों तमिलनाडु में है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में से बाहर कर दिया? यानी अब अगर वहाँ पे कोई गर्भपात करता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, यानी उसको क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये हाल ही में अभी किसने किया है? मैक्सिको ने किया है। तो मैक्सिको सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्रिमिनलाइज अबॉर्शन, ठीक है, नेशन वाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैक्सिको इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिको जो है जनरली माँ से मैक्सिको और माँ से रिलेटेड होता है अबॉर्शन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैक्सिको इज़ द करेक्ट आंसर, जिसने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उसके बाद है कि हु रिसेंटली लॉन्च द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे टीचर होते हैं विभिन्न गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, मालवीय मिशन। तो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अभी किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑब्वियस है ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, मालवीय मिशन। और मालवीय जी हमें पता है कि बीएचयू के संस्थापक थे और एक जो है उनका रोल जो है वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोल है, एज अ टीचर भी थे वो। तो इसीलिए टीचर को ही ट्रेनिंग देने के लिए मालवीय मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। उसके बाद जो हमारा 27वां क्वेश्चन है कि जटायु क्रूज सर्विस रिसेंटली जो है किस नदी पे लॉन्च किया गया है? तो जटायु क्रूज सेवा जो है किस नदी पे शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये अयोध्या के सरयू नदी पे शुरू किया गया है। हमें पता है कि जटायु जो है वो रामचंद्र जी से संबंधित है, रामायण में आता है, और रामायण रामचंद्र यानी अयोध्या, और अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी है। तो हम इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। तो हमारा इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सरयू नदी पे लॉन्च हुआ। और आप इमेज में देख सकते हैं कि अयोध्या के सरयू नदी पे रामायण क्रूज सेवा जल्द, इसके बाद रामायण क्रूज सेवा जो है वो जल्द शुरू की जाएगी, ठीक है। तो ये उसी से संबंधित है जिसमें घाटों की प्राकृतिक सुंदरता का ध्यान रखा जाएगा और कांच की खिड़कियाँ होंगी इस क्रूज में। तो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके बाद है कि Who among the following has been admitted as the 21st member of G20? G20 का 21st मेंबर जो है किसे इंक्लूड किया गया है? दोस्तों ये आप न्यूज़ बार बार सुने होंगे कि निम्नलिखित में कि जो है G20 अब G20 नहीं रहा, क्योंकि G20 में एक 21वां मेंबर शामिल हो गया है। तो ये दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों G20 में चूँकि अफ्रीकन जो नेशन है उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो इसलिए अफ्रीकी संघ जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में सदस्यता मिल गई है। तो अब G20 में 19 देश और 2 यूनियन हैं, एक तो यूरोपीय यूनियन है, दूसरा अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। तो G20 अब G20 नहीं रहा, अब G21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए भी एक अचीवमेंट है कि उसने जो है अफ्रीकन कंट्री को G20 में रिप्रेजेंटेशन दिलाया। ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी। उसके बाद है कि अजीज़ नीनान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो अजीज़ नीनान जी थे वो जो है वो क्या थे? एक कार्टूनिस्ट थे। तो एक कार्टून के क्षेत्र से एसोसिएटेड थे। तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। ही वाज अ कार्टूनिस्ट। उसके बाद है कि वेयर विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भी हेल्ड? दोस्तों जो स्ट्रीट के चाइल्ड होती हैं उनके लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023
2023 में किया जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वो इस बार इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। उसके बाद है कि वरुणा एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के मिलिट्री के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो दोस्तों जो वरुणा एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में की जाती है, वरुणा, ठीक है। तो वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ है, फ्रांस के साथ है, ठीक है। तो फ्रांस इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम इसका इमेज भी देख सकते हैं, नेवल एक्सरसाइज वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। उसके बाद है कि वेयर विल द मिलेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड, यानी बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वो उत्तर प्रदेश ये जो है वो इंडिया के उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, वो उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि चूँकि उड़ीसा में कुपोषण की समस्या ज़्यादा है और जो बाजरा या मिलेट होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। तो उड़ीसा इज़ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक मिनट, हाँ, उसके बाद जो हमारा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी जो 78वां सत्र है यूनाइटेड नेशन का, उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो ये जो है वो कौन है, ये है डेनिस फ्रांसिस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि डिवाइस मोक्सी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो डिवाइस मोक्सी है ये जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा नासा से है। तो नासा का जो डिवाइस मोक्सी है क्रिएट्स ऑक्सीजन फॉर मार्स, ये दोस्तों न्यूज़ में इसलिए थी कि चूँकि नासा ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसका नाम इन्होंने डिवाइस मोक्सी रखा है, जो मार्स पे ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। हमें पता है कि मार्स पे पर्यावरण नहीं है, गैसेस नहीं है, सांस नहीं ले सकते वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बनाने के लिए नासा ने डिवाइस मोक्सी को लॉन्च किया है। यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, नासाज मोक्सी क्रिएट्स ऑक्सीजन फॉर मार्स। तो कौन सा आंसर इसका सही है, तो ऑप्शन बी इज़ द 34th का बी, यानी नासा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है कि व्हिच स्टेट्स काला जीरा राइस हैज़ गिवन जीआई टैग, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोस्तों जो काला जीरा चावल है ये उड़ीसा राज्य में है। तो काला जीरा चावल के उड़ीसा राज्य में जो काला जीरा चावल है उसी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। काला जीरा राइस कहाँ पे है, उड़ीसा में है। यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, यानी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे डेक्कन का जो हाई लेवल प्रिंसिपल है वो किस देश ने लॉन्च किया है। तो किस देश ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ऑब्वियस है कि ये जो है वो इंडिया ही लॉन्च करेगा, क्योंकि जो डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है दोस्तों, डेक्कन प्लेटू जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो इंडिया जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद है तिमोर लेस्ते
विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन। दोस्तों तिमोर लेस्ते जो कि अभी समाचार में देखा गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है वो किससे संबंधित है? साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, जो हम देखते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया के साइड से, इंडोनेशिया के राइट में। तो इंडोनेशिया के राइट में जो हमारा है वो तिमोर लेस्ते है, और हमें पता है ये सब कंट्री किस में आते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, तो इंडिया के मैप के इधर थाईलैंड है, फिर इधर CMLV कंट्री है, यहाँ इंडोनेशिया है, इधर मलेशिया, ब्रुनई, तो यहाँ तिमोर लेस्ते भी है। ठीक है, तो ये सब इंडिया जो साउथ एशिया में है, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा। तो तिमोर लेस्ते जो है कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस। तो 2023 का क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया था इस बार ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, उसके बाद है कि मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मध्य प्रदेश कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है जब कोई आक्रामक भीड़ किसी व्यक्ति को दोषी मान के उसको मार डालती है, मतलब कि उसको फांसी दे देती है या लिंच कर डालती है। तो इसको कंपनसेशन देने के लिए अभी कौन सा राज्य ने, किस राज्य ने ये इनिशिएटिव लिया है उनको कंपनसेशन देने की? तो मध्य प्रदेश ने। उसके बाद है कि हु विल बी अवार्डेड द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2022 इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। दोस्तों ये मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, शांति स्वरूप जी के नाम पे है। शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज़ है 2022 का, वो इस बार किसको मिलने वाली है मेडिकल फील्ड का? तो दोस्तों ये मिलने वाला इस बार डॉक्टर दीप्यमन गांगुली को। तो डॉक्टर दीप्यमन गांगुली जो किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 जो है किसको मिलेगा? डॉक्टर दीप्यमान गांगुली जी को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि हु वॉन द बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 टाइटल। तो इंडोनेशिया का जो मास्टर सुपर 100 टाइटल है बैडमिंटन का, उसको किसने जीता है इस बार? तो दोस्तों उसको इस बार जीता है किरण जॉर्ज ने। और किरण जॉर्ज कौन सा ऑप्शन है? सी है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। किरण जॉर्ज जी ने इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन का खिताब जीता है इस बार। उसके बाद है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। दोस्तों जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है अभी ये इंडिया ने G20 के समिट पे ही ऑर्गेनाइज करवाया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसको वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो है वो ईरान नहीं है। दोस्तों अभी हमने देखा था कि इंडिया, ब्राज़ील, अमेरिका ये सब देश मिलके इन्होंने क्या लॉन्च किया? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। तो यहाँ से हमें दो क्वेश्चन मिलता है, एक क्या? ईरान नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन कौन कौन से देश हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया, ब्राज़ील एंड अमेरिका। तो दे लॉन्च ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। दोस्तों बायोफ्यूल का मतलब ये होता है कि जो फ्यूल जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी पेड़ पौधे या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है उनसे बनाए जाते हैं, उनको बायोफ्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जो है वो G20 के ही साइड भाग में के साइड से ही जो है वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। तो इसमें इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब इसकी संस्थापक थे। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच कंट्री इज इंक्लूडेड इन द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत और मध्य पूर्व मेगा आर्थिक गलियारे में कौन सा देश शामिल होगा? तो इसमें कौन सा देश शामिल होगा? तो इस ऑप्शन में से केवल इटली है, यानी 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इटली। दोस्तों जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं कौन कौन? इसमें सऊदी अरेबिया है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, इंडिया है, इटली है, US है एंड UAE है। तो
इस क्वेश्चन से ज़्यादा इस जो हम यहाँ पे मैंने इमेज इंक्लूड किया उसको ध्यान रखना है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। इंडिया है तो इंडिया तो है ही, उसके बाद है मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट के कंट्री कौन से हैं? सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और यूएई है। तो ये दो कंट्री सऊदी अरेबिया से, बाकी यूरोपियन कंट्री हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। उसके बाद है यूएसए अपना इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके बाद यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए जो है अपना अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं? इटली है, तो इटली जो है यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें सी ही प्लस है, ठीक है। उसके बाद है कि रिसेंटली द बंगास वैली फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट। जो बंगास वैली फेस्टिवल है दोस्तों, ये जो है वो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो बंगास वैली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वैली कश्मीर, वैली कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है व्हाट डज आई स्टैंड इन ICRR स्टैंड फॉर, यानी ICRR में आई का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक था इंग्लिश में। तो ICRR में आई का मतलब क्या है? तो दोस्तों आई का जो मतलब है वो है इंटरनेशनल, तो यानी इंक्रीमेंटल है। तो ICRR का जो RBI का जो CRR होता है यानी कैश रिजर्व रेशियो, उसमें एक नए कॉन्सेप्ट लेके आया था RBI कि ICRR को देखेंगे तो यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो वृद्धिशील, तो आई स्टैंड फॉर इंक्रीमेंटल, बी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीमेंटल CRR यानी इंक्रीमेंटल CRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है कैश के फॉर्म में जो बैंक जो है वो RBI के पास रखते हैं, ताकि जो है बैंक मिनिमम कुछ उनकी मिनिमम सिक्योरिटी मेंटेन रख सकें। उसके बाद है कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेटल WTO पोल्ट्री डिस्प्यूट विथ विच कंट्री। दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ जो WTO का जो पोल्ट्री विवाद है, यानी जो मुर्गी पालन से रिलेटेड विवाद था, जो सैनिटेशन वगैरह से रिलेटेड, जिसके कारण इंडिया जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही थी, तो अभी ये इंडिया का विवाद किस देश के साथ था? तो दोस्तों एक्चुअली में इंडिया का विवाद जो है वो USA के साथ है। तो जो WTO में पोल्ट्री डिस्प्यूट है इंडिया और USA को लेकर है, सैनिटरी को लेकर, तो USA के साथ ही ऑब्वियसली सेटल करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? USA, यानी B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडिया US टू सेटल WTO डिस्प्यूट ओवर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, सैनिटरी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया था। उसके बाद है कि द RBI हैज़ इनकरेज्ड आर कॉल्ड अपॉन विच सेट ऑफ एंटिटीज़ टू इस्टेब्लिश सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों RBI ने अभी किस इंस्टीट्यूट को जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की बात की है, यानी स्वनियामक संगठन, यानी अपने आप खुद ही रेगुलेशन करो, हम रेगुलेट नहीं करेंगे। इसके लिए RBI ने किसको बोला है? तो RBI ने इसको बोला है जितने भी अभी फिनटेक कंपनीज़ हैं उनको, वो चूँकि अभी इनिशियल फेज में हैं, तो अभी से अगर उनका रेगुलेशन होगा तो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो जो फिनटेक फर्म्स है उनके लिए RBI ने कहा कि आप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करो और ख़ुद ही चीज़ों को रेगुलेट करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनटेक फर्म, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है हु वन द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों फीबा बास्केटबॉल का जो विश्व कप होता है उसको इस बार किसने जीता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जीता है इस बार जर्मनी ने, तो जर्मनी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जर्मनी ने जो है वो फीबा का जो बास्केटबॉल विश्व कप है उसको जीता है। उसके बाद है द वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी बिल्ट इन व्हिच स्टेट। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं कि सबसे ऊंचा इन चारों ऑप्शन में लद्दाख है, तो लद्दाख में ही बनेगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन लद्दाख सोन, जल्दी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड है, लद्दाख में बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2023, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या था इस बार। तो दोस्तों इस बार का जो थीम था वो था वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो था इस बार फॉरेस्ट मार्टियर डे का थीम था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे इमेज दिया है। उसके बाद है कि कलैगनार मगलियर उरिमाई थित्तम किस राज्य से संबंधित हैं। तो कलियंगर मागलियार उरिमाई थिट्टम जो है ये क्या है, यानी जो कलिगनार वुमेन एलिजिबिलिटी स्कीम है ये किस राज्य से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों ये जो है वो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, नाम से ही देख सकते हैं कि तमिलनाडु का ही। तो कलैगनार मगलाई उरिमाई थिट्टम जो है, यानी कलैगनार महिला पात्रता योजना अभी जो लॉन्च हुआ है वो किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी हैं। कलैगनार मगलियार उर्मियल थिट्टम स्कीम लॉन्च किया है। ये क्या है, एक जो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है तमिलनाडु के लिए, जिसमें हर मंथ जिन फैमिली में जो हेड है वुमेन है उनको 1000 रुपये मिलेगा। तो कलैगनार मैगनार उर्मिलार थिट्टम जो योजना है वो वुमेन एम्पावरमेंट की योजना है, जिसमें हर वुमेन हेड वाली फैमिली को 1000 रुपये मंथली मिलेगा। इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, उसके बाद है कि मरीन सैंड वॉच वाज रिसेंटली लॉन्च बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। मरीन सैंड वॉच हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कि रिसेंटली व्हिच अमेरिकन सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 3 सितंबर एज सनातन धर्म डे। दोस्तों पिछले क्लास में भी ये वीडियो कवर हुआ था, इस क्वेश्चन कवर हुआ था, इस क्लास में फिर कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका के किस शहर ने जो है वो सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने का डिसाइड किया है। तो दोस्तों ये डिसाइड किया था हमारा किसने, जो ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, यानी लुइस विली ने। तो रिसेंटली व्हिच अमेरिकन सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 3 सितंबर एज सनातन धर्म डे। दोस्तों जो सनातन धर्म डे है हर साल 3 सितंबर को कौन सा शहर मनाएगा, तो ये मनाएगा लुइस विले। पिछले क्लास में भी हमने सनातन धर्म से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें यूएसए का जो जॉर्जिया राज्य था, जॉर्जिया स्टेट था, उसने सनातन धर्म के प्रमोशन के लिए कुछ कार्यक्रम किए थे। ठीक है, पर यहाँ पे जो है वो सनातन धर्म डे है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अमेरिका जो लुइस विले शहर है, लुइस विले शहर में हर 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लुइस विले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि हु रिसेंटली लॉन्च द आयुष्मान भाव कैंपेन, यानी आयुष्मान भाव अभियान किसने लॉन्च किया है। तो अभी आयुष्मान भाव कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया है हमारी प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो 54 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आयुष्मान भाव कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, इमेज से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट बीना रिफाइनरी इन व्हिच सिटी। दोस्तों जो बीना रिफाइनरी है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किस शहर में है। तो दोस्तों जो बीना रिफाइनरी है वो कहाँ पे है, तो बीना रिफाइनरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी सागर शहर में है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बीना रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आधारशिला जो रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमें बीना रिफाइनरी भी मैच करने को आता है कि बीना रिफाइनरी किस राज्य में है, तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी मनाया गया, हमने सबले देखा। तो नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल हिंदी डे जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को ही जो संविधान सभा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, यानी राजभाषा डिक्लेयर किया था, इसीलिए 14 सितंबर को ही नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 सितंबर इज़ द हिंदी दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है विच स्टेट स्कीम इज स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। जो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है वो किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों ये जो है वो किस राज्य की योजना है? ये पंजाब की योजना है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्कूल ऑफ एमिनेंस, पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना क्या है? सभी सरकारी स्कूलों को इसमें अपग्रेड करने का प्लान है। ठीक है, तो हमें पता है कि पंजाब में जो है वो आपकी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो पंजाब, एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत ने किस देश से C-295 परिवहन विमान खरीदा है? तो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है इंडिया ने खरीदा है स्पेन से। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट C-295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेन से C-295 परिवहन विमान खरीदा है इंडिया ने। उसके बाद है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो है रिसेंटली कहाँ पे आयोजित किया गया? तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ठीक है, तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया इस बार का। उसके बाद है हमारा कि विच बैंक लॉन्च द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड टू फैसिलिटेट सीमलेस कस्टमर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों ग्राहकों के लिए निर्बाध आवागमन अनुभव की सुविधा के लिए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि हमारा विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन अ जॉइंट रिपोर्ट टू द ग्रुप ऑफ 20 नेशन। दोस्तों 20 देशों के समूह जो G20 था उसकी एक संयुक्त रिपोर्ट में ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने कहा कि सीमा पार सहयोग और सूचना साझा करने की कोशिश की जाए, इस चीज़ की सिफारिश की? तो ये किया था IMF ने। ठीक है, तो ये किया था किसने? IMF और FSB ने मिलके। तो IMF जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इसने क्या किया था? इसने G20 के ही समिट पे कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसको प्रमोट किया जाए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, IMF FSB ने मिल गए। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीजॉइन द यूरोपियन नेशंस साइंस रिसर्च प्रोग्राम हॉरिजन यूरोप। तो हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम हॉरिजन यूरोप में फिर से शामिल हो गया? तो दोस्तों अभी जो अलग हुआ था यूनाइटेड किंगडम जो है अलग होके फिर से, हमें पता है कि ब्रेग्जिट हुआ था तो अलग हुआ था, तो अब फिर से इसने जो है वो विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम हॉरिजन यूरोप में शामिल हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये था हमारा 8 से 14 सितंबर तक का करंट अफेयर। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, इसको आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।